प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टोरी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। शंकर दयाल पेशे से तो वकील थे, जो सरकारी मुलाजिम न थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे। इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना, और जब कभी उससे भी मन की हताश दूर न हो तो अपने बड़े बेटे मोहन को बुरा भला कहना। यही थी शंकर दयाल की दिनचर्या। बड़ा बेटा मोहन भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। शंकर दयाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे सोहन और रोहन सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इसका इतना रुपया पाकर शंकर दयाल का दिल खुशी से झूम उठता था। परंतु जैसे ही उनकी नज़र मोहन पर पड़ती, उनकी हंसी गुम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि मोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करे। परंतु शंकर दयाल के अथक प्रयास में भी मोहन का मन पढ़ाई में ना लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज़ मोहन को गाली देना और घर का सारा काम मोहन से ही करवाना, यह सब शंकर दयाल की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर शंकर दयाल को सुनाता, तो शंकर दयाल का गुस्सा मोहन पर दोगुना फूटता था। मोहन की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना, और शाम को शंकर दयाल के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियां मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी शंकर दयाल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज़्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फ़ोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन शंकर दयाल तभी शंभू एक मिठाई का डिब्बा लेकर वहां आया और शंकर दयाल को मिठाई का डिब्बा दिया। शंकर दयाल ने यह देखकर शंकर दयाल तुरंत बोला, अरे ये क्या है। उसका चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि शंकर दयाल बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। शंकर दयाल ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या बात है शंभू, आज तू बहुत मिठाइयाँ बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? शंकर दयाल ने अपने बेटे की नौकरी लगने की खुशी में यह मिठाई बांटी है। भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लगी है। शंकर दयाल ने शंभू को अजरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे, हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। शंभू ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है। बस सब ऊपर वाले की कृपा है। शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है, इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक मोहन भी वहां आ चुका था। शंभू ने मोहन को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर मोहन को देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर मोहन खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? ये तो बहुत अच्छी बात है।
तभी शंकर दयाल ने मोहन को घूरकर देखा तो मोहन छटपटा कर एक कोने में खड़ा हो गया। शंकर दयाल ने आंखें घूरेज कर मोहन की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो आज पुलिस में लग गया और एक तू है जो भैंस चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया है कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज ना मानी। अरे तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझा। शंभू को यह देखकर मोहन पर तरस आ गया। उसने शंकर दयाल से कहा, भैया शंकर दयाल, ऐसा ना कहिए। बुरा भला कहने से मोहन को बुरा लग सकता है। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो नहीं लगा। इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप ना मोहन की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और मोहन का भी रखेगी। शंकर दयाल ने मोहन की तरफ देखकर कहा और फिर शंभू से कहा, अरे इसे अभागे को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर ना दे दे। शंभू ने प्रति उत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है, रज्जो। अगर आप राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाएं। शंकर दयाल ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊंगा? शंभू ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो। अब मोहन जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया है और बड़ी कामकाजी है। आएगी तो आपका ध्यान ही रखेगी। मेरी मानो तो एक बार सोच लो, बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। शंकर दयाल ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हमें अपने घर में एक और अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, बड़ा पड़ा खाता रहता। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही ना होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती। यह सब बातें मोहन सुन रहा था। शंभू ने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, जै ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। शंकर ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके तो क्या फर्क पड़ेगा हम पर? अरे हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। शंकर दयाल की एक एक बात मोहन को अंदर तक मोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने आज उसने सोच लिया कि अपने जीवन को खत्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया। आज उसने एक बड़ी ही सी रस्सी ली और चारा लेने के बहाने घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और मोहन घर वापस नहीं लौटा तो शंकर दयाल ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब शंकर दयाल खेत पर गए, वहां वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए। वहां पर उन्होंने देखा तो मोहन पेड़ से लटक रही थी, मोहन की लाश। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने मोहन की लाश को नीम से के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाक्रम करा। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद शंकर दयाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की ही तरह अपनी जिंदगी जीने लगा।
वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी भी पुलिस में थी। शंकर दयाल की उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर अब उसका साथ नहीं देते थे। कोई भी काम करने पर उसकी हाफी फूल जाती थी। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, और तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करा ली। अब दोनों ही मियाँ बीबी जाने की तैयारी करने लगे। शंकर दयाल सोचने लगा कि अब तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तभी वहां शंकर दयाल आकर के अपने छोटे बेटे रोहन से कहा, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटा, ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। रोहन ने प्रति उत्तर में कहा, बापू, आप तो जानते हैं शहर का वास्ता है, अभी लोग खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे? वैसे भी बापू, हमारे पास ये इतना ही बड़ा घर, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे? शंकर दयाल ने निवेदन किया, बेटा, इतने बड़े घर में मैं अकेला रह कर क्या करूँगा? अरे, मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता, मेरी देखभाल कौन करेगा? रोहन ने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, बापू, आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर मैं एक नया घर ले लूँगा शहर में, तब हम वहाँ आपको ले चलेंगे और वहाँ एक नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, ये ही 2 और 4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर की कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पहुंच जाओ तो यह रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर रोहन शंकर दयाल को अपने गले से लगाता है और उनके पैर छूकर वहाँ से चला जाता है। आज इतने बड़े घर में शंकर दयाल अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूँथा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा भी सही से गूँधा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे मोहन की याद रह रह कर आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज़्यादा हो गया तो उसे अपनी आँखों के सामने मोहन का अक्ष नज़र आया। वो मोहन का आटा गूँथना और रोटी बनाना, एक एक करके सभी दृश्य उसके आँखों में तैरने लगे। उसकी बूढ़ी आँखों में आज आंसू थे अपने बड़े बेटे मोहन के लिए, और मन में सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ ही होता तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू घर में आती। कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। मोहन मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता। परंतु अब सपनों को देखने से होने वाला क्या है? जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था। शंकर दयाल बड़ा आश्चर्यचकित था कि उसकी ज़िंदगी में अचानक ये क्या हो गया। जिस दिन सेठ ने रुपए देने के लिए कहा था, सेठ ने कागज़ के साथ साइन करवा लिया और शंकर दयाल को 3 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही शंकर दयाल शहर जाने की तैयारी कर ली और शंकर दयाल ने रोहन को फ़ोन करके सब बता दिया कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतज़ार करेगा।
कहे मुताबिक शंकर दयाल वहां पहुंच गए और बैठकर रोहन का इंतज़ार करने लगे। तभी वहां रोहन आया और शंकर दयाल के पास आकर कहा, बापू आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी नहीं रुपए दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। शंकर दयाल ने रुपयों का बैग झटपट से रोहन को दे दिया और रोहन ने रुपए लेकर शंकर दयाल से कहा, बापू आप यहीं बैठो, मैं सेठ को पैसे अभी देकर वापस आता हूँ। और रोहन अपने बापू को वहीं बैठाकर रुपए लेकर वहां से चला गया और शंकर दयाल वहां बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे। समय धीरे धीरे काफ़ी बीत चुका था, परंतु रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। शंकर दयाल बहुत ही चिंतित था कि रोहन अभी तक आया नहीं है, उससे रहा नहीं गया। तो उसने एक राहगीर से वहीं फ़ोन नंबर लगवाया जो उसे रोहन ने दिया था, परंतु फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब शंकर दयाल की चिंता और भी अधिक बढ़ गई थी। वो हताश बैठा ही हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल पे जाते हुए रोहन जैसा व्यक्ति दिखाई दिया। जिस पर रोहन बैठा हुआ था वह दूर से ही रोहन को आवाज़ लगाने लगा, परंतु रोहन शंकर दयाल को पास से देखता हुआ निकल गया। आज रोहन ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था, जिसकी उम्मीद शंकर दयाल को बिल्कुल भी ना थी। अब शंकर दयाल वहीं बैठकर रोने लगा। अब अंधेरा काफ़ी ढल चुका था। शंकर दयाल के पास 100 रुपए थे जो उसके घर वापस आने के किराए के लिए उपयुक्त थे। अब शंकर दयाल वहाँ से बस पकड़कर अपने गांव आ जाता है। शंकर दयाल बस में बैठकर आ गया और घर गांव आ गया, क्योंकि घर तो अब रहा नहीं, सेठ ले चुका था। अब उसके पास घर भी नहीं था, तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू को पोंछ कर उठा और हाथों में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहां मोहन ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा मोहन, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बापू इतना बूढ़ा हो गया है कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना सकता है। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए। आज फिर से तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वह फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी लगाकर फांसी लगा ली है। 5 से 6 मिनट तक वह फड़फड़ाया और फिर एकदम से शांत हो गया। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वह अंतिम धाम को चला गया। दोस्तों, प्लीज़ अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पढ़ने में कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।